अपने गांव से दूर अपने माँ बाप को छोड़कर शहर में पढ़ाई करने के लिए आई थी। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने पीजी में एडमिशन लिया था। हॉस्टल में कमरा ना मिल पाने की वजह से मैंने प्राइवेट रूम लेकर रहना शुरू किया। मेरे साथ मेरी रूममेट प्रिया भी थी। प्रिया ने मुझसे कहा, तान्या, हमें रूम चेंज कर देना चाहिए। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, मेरे सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि रूम नंबर 13 अशुभ होता है। मैंने झल्ला कर कहा, अशुभ क्या हो गया तुम्हारे साथ? प्रिया बोली, हुआ तो अभी तक कुछ नहीं, तो क्या इंतज़ार करना पड़ेगा कि कुछ हो तभी हम रूम चेंज करें? मैंने चिढ़ कर कहा, तुम्हें अगर चेंज करना हो तो कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। उस दिन प्रिया मुझसे कुछ नाराज़ रही। शाम को मैं कॉफ़ी लेकर उसके पास बैठी, उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया, उसे इत्मीनान से समझाने की कोशिश की। मैंने कहा, देख प्रिया, हमें इस रूम में कोई दिक्कत नहीं। तुझे हुई अभी तक? कोई बुरे सपने आए? प्रिया बोली, नहीं। मैंने पूछा, और किसी भी तरह की दिक्कत है तुम्हें? प्रिया फिर बोली, नहीं यार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा, तो फिर किसी की सुनी सुनाई बातों को सच मानकर तुम क्यों अच्छा भला कमरा छोड़ रही हो? कहाँ मिलेगा इतना सस्ता? प्रिया बोली, हाँ यार, ये तो सही है। कितने कमरे देखे हम लोगों ने, पर उनका रेंट बहुत ज़्यादा था। लेकिन यह कमरा इतने सस्ते में क्यों मिल गया हमें? मैंने उसे समझाया, तेरी तरह लोग इस कमरे को लेना नहीं चाहते थे ना, इसलिए यह खाली पड़ा रहता होगा। इसलिए उन्होंने सोचा, चलो जितना मिल जाए उतना ही सही। और हम दोनों हंस पड़े। लेकिन मेरे दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। क्यों लोग 13 नंबर से इतना घबराते हैं? और हम खाना खा के सो गए। एक दिन प्रिया कॉलेज नहीं गई, मैं अकेली ही गई। प्रिया ने उस दिन कॉलेज जाने से मना कर दिया था। उसने कहा था, मेरी तबीयत सही नहीं है, मैं घर पर ही रहूँगी। तो मैं कॉलेज चली गई। जब कॉलेज से घर लौटी तो देखा कमरे में किसी तरह की पूजा हो रही है और प्रिया और उसकी 2 फ्रेंड्स बैठी है और कोई तांत्रिक जैसा दिखने वाला बाबा बैठा है और अजीब तरह की पूजा कर रहा है। मैंने पूछा, यह सब क्या है? प्रिया बोली, चुप, बोल मत, सिर्फ बैठ जा। मुझे अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, पूजा ख़त्म हुई, वो बाबा जी चले गए। जाते जाते उन्होंने कहा, आप लोग निश्चित होकर रहिए, मैंने सब ठीक कर दिया है। मैंने प्रिया को सबके जाने के बाद कहा, इनको किसने बुलाया था यहाँ पर? प्रिया बोली, मैंने बुलाया था। मैं निश्चित होना चाहती थी कि इस कमरे में कुछ है तो नहीं। मैंने कहा, कुछ मिला तुम्हें? वो बोली, नहीं, वो बाबा बोल रहे थे कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं है, तुम लोग आराम से रहो। हम लोग बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक हमारा दरवाज़ा अंदर से बहुत तेज़ी से धड़ाम करके बंद हो गया। हम दोनों डर गए। कमरे की लाइट चालू बंद होने लगी। मैंने प्रिया से कहा, ये बाबा क्या करके चला गया है? प्रिया बोली, पता नहीं, मैंने तो उसे बोला था कि बस चेक कर लो, कमरा ठीक तो है, हम लोगों के रहने लायक है या नहीं। तभी मेरी मेज़ पर रखी हुई चीज़ें एक एक करके गिरनी शुरू हो गई। प्रिया पूरी तरह घबरा गई थी और मुझसे चिपक गई थी। मैंने अपने आप को मजबूत करके दोनों हाथ जोड़े और कहना शुरू किया, आप जो कोई भी हो, प्लीज़ शांत हो जाइए, आपको डिस्टर्ब करने का हमारा कोई इरादा नहीं था।
थोड़ी देर शांति छाई रही कमरे में। दरवाज़ा धीरे धीरे चर की आवाज़ के साथ खुल गया। सब कुछ शांत हो चुका था। प्रिया बोली, मैं अब इस कमरे में नहीं रहूँगी। मैंने कहा, अरे जब तक हम कोई नई व्यवस्था नहीं कर लेते तब तक तो हमें इसी कमरे में रहना पड़ेगा ना। प्रिया बोली, मैं इस तरह नहीं सो पाऊँगी। मैंने प्रिया से कहा, गलती तुम्हारी है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा था। ये उस तांत्रिक के आने की वजह से हो रहा है। हमने शायद किसी सोई हुई आत्मा को जगा दिया है। प्रिया ने मुझे एक तरफ धकेला और उठकर खड़ी हुई। उसने अपना पर्स उठाया और बोली, मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंची, दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ फिर बंद हो गया। प्रिया के मुंह से चीख निकल गई। मैं भी अंदर से बुरी तरह हिल गई। मैंने जाकर प्रिया को पकड़ा। प्रिया बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी। मैंने उसे ज़ोर से झकझोर दिया और सीने से लगाकर कहा, प्रिया, मैं हूँ तान्या। प्रिया ने मेरी तरफ देखा और मेरे सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्रिया बोली, तोशी, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे प्लीज़ यहाँ से बाहर निकालो। मैंने उसे शांत कराने की पूरी कोशिश की। उसकी पीठ सहलाती रही और उसे दिलासा देती रही। शांत हो जाओ प्राची, सब ठीक हो जाएगा, हम ज़रूर बाहर निकलेंगे। पर मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा था कि यह सब आखिर हो क्यों रहा है। उस दिन हमने कुछ भी नहीं खाया। मुझे भूख लगी थी तो मैंने बिस्किट का पैकेट उठाया और उसी पैकेट से मैंने और प्रिया दोनों ने खाया। हम अपने बेड पर टेक लगाकर बैठे रहे। प्रिया मेरी गोद में सर रखकर लेटी रही। हम पूरी रात सो नहीं पाए। खिड़की के बाहर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज़ आंधी आ रही है। इतनी तेज़ सूं सूं की आवाज़ आ रही थी। मैंने उठकर खिड़की खोलकर देखा तो मौसम एकदम साफ था। मैंने सोचा, फिर आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन अगर मैं कुछ बोल देती तो प्रिया और घबरा जाती, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। प्रिया ने मुझसे कहा, बाहर आंधी आ रही है क्या? मैंने कहा, हाँ। वो बोली, आंधी को भी आज ही आना था। मैं उनसे बता नहीं पाई कि इस आंधी को तो न्योता तुमने ही दिया था यहाँ आने का। अभी तक तो सब कुछ ठीक था। मैंने फिर प्रिया से पूछा, तुमको यहाँ तांत्रिक लाने के लिए किसने कहा था? क्या ज़रूरत थी उसे यहाँ लाने की? प्रिया बोली, मैंने 2-4 लोगों से सुना था कि इस कमरे में किसी लड़की की आत्मा है। मेरी सहेली ने बताया था कि वह एक तांत्रिक को जानती है जो उस लड़की की आत्मा को कमरे से निकाल देगा। इसलिए मैं तुमसे यह कमरा छोड़ने के लिए कह रही थी। मैंने कहा, लेकिन प्रिया, हमें अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं थी ना उस लड़की से या उसकी आत्मा से, तो फिर दिक्कत क्या थी, ज़रूरत क्या थी? मैंने प्रिया से कहा, मैंने सुना है कि बात करने पर ये आत्माएं बात भी करती हैं। मैं उनसे पूछूं कि वह क्या चाहती है? प्रिया बोली, नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा, ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा, इस प्रॉब्लम का कोई तो हल होगा, हमें वो हल ढूंढना पड़ेगा। प्रिया मेरा हाथ पकड़कर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा प्रिया, मैं बात करूंगी उससे। और मैं बेड पर आकर बैठ गई। प्रिया मेरी बगल में चिपकी हुई बैठी थी। आंधी की आवाज़ अभी भी बहुत तेज़ आ रही थी। आंधी सन्नाटे को चीरती हुई अजीब सी सूं सूं की आवाज़ निकाल रही थी। रह रह कर खिड़की और दरवाजे हिलने लगे थे। मैंने कहना शुरू किया, अब जो कोई भी हो,
आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। मेरे इतना कहते ही बहुत तेज़ी से दरवाजे, खिड़कियाँ, मेज़, कुर्सियाँ आदि हिलने लगी। मैंने फिर कहा, प्लीज़ शांत हो जाइए, हमें डर लग रहा है। सब कुछ शांत हो गया। मैंने पूछा, क्या आप हमसे बात कर सकती हैं? तभी बहुत मीठी सी आवाज़ आई, हाँ। मेरा जी धक से रह गया। प्रिया ने मुझे कस के पकड़ लिया। मैंने पूछा, क्या हम आपको देख सकते हैं? तभी एक हल्का सा साया नजर आया। लगा कि कोई है, लेकिन साफ कुछ भी नहीं था। मैंने कहा, आप इस हालत में क्यों हैं और कब से हैं? उसने बहुत मीठी सी आवाज़ में कहा, मुझे 30 साल हो गए हैं इस कमरे में कैद हुए। इस कमरे में कोई रहने नहीं आता, पर तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो उसी समय मैंने सोचा था कि तुम जब तक चाहोगी इस कमरे में रह सकती हो। तान्या बोली, धन्यवाद मुझे समझने के लिए। अचानक उसकी मीठी सी आवाज़ कर्कश आवाज़ में बदलने लगी और उसने कहा, पर यह लड़की दुष्ट लोगों की बातें सच मानने लगी। मैं इसे यहाँ नहीं रहने दूंगी। प्रिया बोली, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ। वो बोली, मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगी। प्रिया जोर जोर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया। मैंने प्रिया से कहा, तुम चुप रहो, मैं बात कर रही हूँ ना। मैंने कहा, आपका नाम क्या है? उसने कहा, मेरा नाम रानी है। 4 लड़कों ने मुझे मेरे घर के बाहर से उठाया था। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी आँख खुली तो मैं इसी कमरे में थी। मेरे हाथ पैर बंधे थे। मेरे मुंह में भी कपड़ा भरा हुआ था। मैं चीख नहीं सकती थी और ना खुद को बचाने के लिए कुछ कर पा रही थी। जब मैं जागी तब इस कमरे में कोई नहीं था। मेरा शरीर बुरी तरह से दर्द कर रहा था। तभी दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैंने डर से आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन दिया उन लोगों ने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। उसके बाद वहाँ जो कुछ भी हुआ उसने मेरी आत्मा तक को छलनी कर दिया। बेइंतहा दर्द और पीड़ा में मैं ना झटपटा सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। रानी ने जोर की कराह के साथ कहा, जीवन और मौत के बीच फंसी मैं उनके लिए एक खिलौना थी। मेरी चेतना शून्य होने लगी थी। तभी एक इंजेक्शन और दिया गया मुझे और मैं नींद में चली गई। जब मेरी आँख खुली तो दर्द जा चुका था। कोई पीड़ा, कोई तकलीफ नहीं थी मुझे। उसने कमरे के एक कोने की तरफ इशारा किया और कहा, इसी जगह बैठी थी मैं और मेरे सामने मैं छोटे छोटे टुकड़ों में मेरे वजूद के एक एक टुकड़े को उन दरिंदों के नापाक हाथों से उठा उठा कर सूटकेस में रखते हुए देखती रही। नामो निशान मिटा चुके थे वे मेरे सामने मेरी आत्मा को उनके पैरों तले कुचला जा चुका था। वो दर्द आज भी महसूस कर सकती हूँ मैं। फिर उसने सिसकते हुए कहा, देखो मेरे हाथों पर इन दांतों के निशान से कितना खून टपक रहा है। और एक दर्दनाक चीख गूंज उठी।
तान्या और प्रिया के ऊपर खून टपकने लगा। प्रिया चीख पड़ी और उठकर भागने लगी। मैंने उठकर उसे घसीटकर अपने पास बिठाया। रानी बोलते ही जा रही थी, मेरे सीने की तरफ देखो, मांस के लोथड़े लटक रहे हैं और टपक रहा खून, खून ही खून चारों तरफ। मैं भी चीख पड़ी, मेरे भी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, माफ़ कर दो हमें, हम दोनों को माफ़ कर दो। उसकी करह मिश्रित हंसी गूंज उठी। बंद कमरे के भीतर तूफान की गूंज तेज हो रही थी। मैंने फिर कहा, माफ़ कर दो हमें रानी, प्लीज़ माफ़ कर दो। मेरी धड़कनें तेज हो रही थी। लग रहा था अभी थक कर रुक जाएगी। एकाएक सब शांत हो गया। हमारी धड़कनों की आवाज़ की गूंज कानों के पर्दे को भेज रही थी। तभी खून को जमा देने वाली सर्द आवाज़ गूंज उठी। रानी बोली, ये मेरा कमरा है, कमरा नंबर 13। मैंने दृढ़ होकर कहा, कल ही ये कमरा हम दोनों छोड़ देंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, हम चले जाएंगे। तब तक मेरी आँख खुल गई। मैं पूरा पसीने पसीने हो चुकी थी। प्रिया बोली, क्या हुआ तुझे? पता नहीं कितनी गहरी नींद में सोती हो। मैंने चारों तरफ देखा। बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं सपना देख रही थी। मेरी धड़कनें अभी भी कंट्रोल में नहीं थी। प्रिया ने कहा, तू उठ, मैं चाय बनाती हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। मैं खुद से बुदबुदा उठी, ओह, तो ये सपना था। तभी दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।